तो पहला सवाल हमारा है, मानव का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होती है, यह कथन किसका है? मानव का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होती है, आज के समय में, आज के संदर्भ में देखें तो यह कथन गलत है। इस कथन का खंडन हो चुका है। पहले के लोग ऐसा मानते थे, पुराने विचारक ऐसा मानते थे कि मानव का मस्तिष्क जो है वो एक कोरी स्लेट होती है, और उसी के अनुसार से पुराने समय में जो शिक्षण की पद्धति थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। तो आपको ये बताना है कि ये जो कथन है ये किस विचारक ने दिया था। ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, प्लेटो, अरस्तू और जीन पियाजे। इन चार में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस विचार को दिया था कि मानव का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होती है? तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। और आप लोगों ने अनुमान लगाया होगा, तो चलिए देखते हैं कि किनका अनुमान सही है। तो यहाँ पे यह कथन जो है वो है जॉन लॉक का। जॉन लॉक कौन है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन इनका जान लेते हैं। तो जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इनकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने ज्ञान के 4 प्रकार बतलाए थे, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला विश्लेषणात्मक है, दूसरा है गणित संबंधी, तीसरा है भौतिक विज्ञान के आधार पर, और चौथा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। और इन्होंने कहा था कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है, यानी कि जो इंसान स्वयं चिंतन करके परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है वो असली ज्ञाता होता है। तो एक प्रकार से इनका अध्यात्म का चिंतन भी कहा जाता है। जॉन लॉक ने ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया के 2 मार्ग बतलाए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी मनुष्य में ज्ञान की प्राप्ति प्रक्रिया के 2 चरण होते हैं या 2 मार्ग होते हैं, और वे मार्ग हैं संवेदना के द्वारा तथा चिंतन के द्वारा। ये 2 मार्ग जॉन लॉक ने बतलाया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और ये जो शॉर्ट लिस्टेड पॉइंटेड हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इनको नोट करते चलना है। एक और बात यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जॉन लॉक की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में से 2 पुस्तकों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं बीपीएससी के अंदर आपके प्रधान शिक्षक की वैकेंसी में। यहाँ पे एक किताब है एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई किताब है, एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी किताब है थॉट्स ऑन एजुकेशन। ये 2 महत्वपूर्ण किताबें जॉन लॉक के द्वारा रचित हैं। आप इसे याद रखेंगे, इसे नोट कर लेंगे। तो देखिए, जितने जॉन लॉक से सवाल बन सकते थे वे सारे शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे कर दिए गए हैं। अब इसमें से आप खुद सवाल बना सकते हैं, 4 से 5 सवाल इतने सारे पॉइंट में आराम से बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखते चलेंगे, इन सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे। ये अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल है, किस विचारक के अनुसार ज्ञान असीमित ना होकर के सीमित है? ये वाक्य भी जो है, ये जो कथन है, ये जो सिद्धांत है, यह भी आज के समय में गलत है। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि ज्ञान असीमित है ना, ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस विचारक के अनुसार ज्ञान असीमित ना होकर के सीमित है। नॉलेज इज लिमिटेड नॉट अनलिमिटेड, यह कथन किसका है? यहाँ पे ऑप्शंस आप देखेंगे, वाइगोत्स्की, प्लेटो, अरस्तू, जॉन लॉक। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह कथन, यह सिद्धांत एक बार फिर से जॉन लॉक का है। जी हाँ, जॉन लॉक इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उन्होंने ही कहा था कि ज्ञान असीमित ना होकर के सीमित है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जॉन लॉक हो गया। तीसरा सवाल आपके सामने है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शंस हैं वाइगोत्स्की, बेंजामिन एस ब्लूम, जीन पियाजे और जॉन लॉक। तो इन 4 मनोवैज्ञानिकों में से किसने संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण किया है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बेंजामिन एस ब्लूम। और बेंजामिन एस ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के वर्गीकरण किए। और सबसे पहले ये आपको समझना है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अनुसार ज्ञान के 3 क्षेत्र इन्होंने बताए। क्या बताएं? ज्ञान के 3 क्षेत्र इन्होंने बतलाए। चलिए शॉर्ट में इसको देख लेते हैं। आपको याद होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। और ब्लूम ने अपने सिद्धांत में ज्ञान के 3 क्षेत्र बताए, यानी कि उन्होंने ज्ञान को 3 अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया। और ये डोमेन्स क्या क्या हैं, आइए चलो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन। आप इसे नोट करते चलें, कॉग्निटिव डोमेन।
और कॉग्निटिव डोमेन को हिंदी में संज्ञानात्मक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, और अफेक्टिव डोमेन को हिंदी में भावात्मक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा लिख लेंगे साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, और साइकोमोटर डोमेन को हिंदी में मनोगत्यात्मक या मनोसंचालात्मक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्षेत्र हो गए। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे CD अर्थात कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा AD अर्थात अफेक्टिव डोमेन, तीसरा PD अर्थात साइकोमोटर डोमेन। ये 3 क्षेत्र हो गए, और इन 3 क्षेत्रों का आगे वर्गीकरण किया ब्लूम ने। वो कैसे किया, आइए इसको समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि इनको याद रखने के लिए आपको 3H फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, 3H फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, तो 3H से तात्पर्य है फर्स्ट H से H फॉर हेड। H फॉर हेड। ये जो कॉग्निटिव डोमेन आप देख रहे हैं, ये संज्ञानात्मक जो विकास है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसीलिए फर्स्ट H फॉर हेड। और सेकेंड अफेक्टिव डोमेन अर्थात भावात्मक क्षेत्र। जो भावनाएं हमारे उमड़ती हैं वो हमारे हृदय से, हमारे दिल से उमड़ती हैं, है ना। कहा जाता है कि दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, तो दिल जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंड H फॉर हार्ट। सेकेंड H फॉर हार्ट, और हार्ट का अर्थ हो गया अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा H जो है वो है हैंड अर्थात साइकोमोटर डोमेन। इसमें हम सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल को शामिल करते हैं साइकोमोटर डोमेन में। और ये तीसरा जो H है हैंड अर्थात हैंड यानी कि हाथ से जो भी क्रियाएं हम करते हैं, पकड़ने का, है ना, वस्तुओं को जोड़ने का। बस में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो पेंटिंग करते हैं, सुई में धागा पिरोते हैं। तो कुछ सूक्ष्म गति कौशल होते हैं, कुछ स्थूल गति कौशल होते हैं। पेड़ पर चढ़ना, दौड़ना, टहलना, है ना, सरकना, ये सब स्थूल गति कौशल हैं। और ड्राइंग करना, सुई में धागा पिरोना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल हैं। तो ये तीसरा ज्ञान का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि ब्लूम ने 3 ज्ञान के क्षेत्र बताए, और फिर आगे इन्होंने तीनों के अलग अलग स्तर बताए। ठीक है, जैसे कि आपको CD यानी कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्तर बताएं, फिर आगे अफेक्टिव डोमेन के 5 स्तर बताएं, साइकोमोटर डोमेन के इन्होंने 5 स्तर बताए। तो आगे के सवाल को हम लोग देखते चलेंगे और इन सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। तो एक तरह से आपका ये प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। और आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला है, ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन ज्ञान का एक क्षेत्र नहीं है। तो अभी हमने चर्चा की कि ब्लूम ने 3 ज्ञान के क्षेत्र बताए। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 3 इसमें से रहेगा, 1 नहीं रहेगा, उसे पहचानना है। संज्ञानात्मक क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र है, विश्लेषणात्मक क्षेत्र नहीं है, मनोचालात्मक क्षेत्र है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा है और तीसरा नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, विश्लेषणात्मक क्षेत्र, है ना। ब्लूम के अनुसार ज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालात्मक क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं, लेवल कितने हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के 6 लेवल बताए। कितने लेवल बताए हैं, 6 लेवल बताए हैं। और ये 6 लेवल कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला स्तर जो है वो है ज्ञान, नॉलेज, और इसके ऊपर आता है बोध। दूसरा जो है वो है बोध, और इसके ऊपर आता है अनुप्रयोग, इसके ऊपर है विश्लेषण, इसके ऊपर है संश्लेषण, और सबसे उच्चतम जो स्तर है, सबसे जो जटिलतम स्तर है वो है मूल्यांकन। तो ज्ञान के जो क्षेत्र इन्होंने 6 स्तर बताए, ये स्तर सरलतम से जटिलतम की ओर बढ़ते हैं। आप इसको भी नोट कर लेंगे, सरलतम से जटिलतम की ओर, सरलतम से जटिलतम की ओर।
और सबसे सरल जो स्तर है वो पहला स्तर ज्ञान है। इसके बाद दूसरा बोध, अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और आखिरी जो सबसे जटिल स्तर है वो है मूल्यांकन। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भावात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं। तीनों ही क्षेत्र के अलग अलग स्तर इन्होंने बताएं और इनको याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भावात्मक क्षेत्र के 5 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? तो 5 स्तर हैं। और ये स्तर कौन कौन से हैं आप इसको भी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। पहला है आग्रहण यानी रिसीविंग। जब हम किसी चीज़ को देख करके भावुक होते हैं, है ना, हमारे हृदय में भावनाओं का अंबार उबड़ता है, तो वो सबसे पहले हम रिसीव करते हैं चीज़ों को, है ना। किसी भी चीज़ को देख करके, यदि आप किसी व्यक्ति को देख करके, उसकी दयनीय दशा को देख करके आपके हृदय में भावनाएं उमड़ रही हैं, तो वो आग्रहण हो रहा है, रिसीविंग हो रहा है। उसकी जो दुख की भावना है या फिर किसी की खुशी की भावना है, आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो रिसीव हो रहा है, आग्रहण। इसके बाद दूसरा जो चरण है, दूसरा जो स्तर है वो है प्रतिक्रिया का, रिस्पॉन्ड का। ठीक है, उसके प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, यदि हम किसी के दुख को देख करके खुद भी दुखी हो जाते हैं तो वो हमारी प्रतिक्रिया है। यदि हम किसी की खुशी को देख करके खुद भी चहक उठते हैं, होठों पे मुस्कान आ जाती है, तो वो हमारी प्रतिक्रिया है। तीसरा हो जाता है अनुमूल्यन यानी कि वैल्यूइंग। हम उसका क्या अनुमूल्यन कर रहे हैं, किसी के दशा को देख करके हम क्या अनुमान लगाते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन। और लास्ट जो है वो है स्वाभाविकरण, कैरेक्टराइजेशन। तो ये 5 स्तर भावात्मक क्षेत्र के बताएं किसने? ब्लूम ने। अगला सवाल देखेंगे, ब्लूम के मनोचालात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं। तो मनोचालात्मक क्षेत्र के भी 5 स्तर ही हैं, आप इसे देख लेंगे। 5 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है प्रतिरूपता यानी इमिटेशन। इसको हम कहते हैं कि किसी दूसरे को देख करके उसकी नकल करना, उसका प्रतिरूप तैयार करना, तो इमिटेशन होता है। दूसरा है मनोस्थिति। मनोस्थिति को अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं, कि हम अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और उसे मैनिपुलेट करके किस प्रकार से बताते हैं, मनोस्थिति। तीसरा है परिशुद्धता, जिसमें हमारी परिशुद्धता झलकती है। और चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। और 5वां है प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन। तो इस प्रकार से 5 मनोचालात्मक के स्तर बताएं। और सब में तीनों ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने देखा, संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तर, उसके बाद आपने देखा भावात्मक क्षेत्र के स्तर, और अभी आप देख रहे हैं मनोचालात्मक स्तर। तो मनोचालात्मक क्षेत्र के स्तर, ये तीनों ही स्तर उसी प्रकार से लिखे हुए हैं, सरलतम से जटिलतम की ओर। ठीक है, सरलतम से जटिलतम की ओर। तो इस चीज़ को आप तीनों ही स्तर में लिख लेंगे, सरलतम से जटिलतम की ओर। ठीक, अगला सवाल देखेंगे कि किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में वह विभिन्न विषयों के संबंध में अपने संज्ञान का ज्ञान प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान है, यह कथन किसका है। तो इस प्रकार के जो सवाल होंगे ये काफ़ी टफ महसूस होते हैं, क्योंकि यदि आपने इन कथनों को नहीं पढ़ा है, इनके बारे में नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इसमें होती है कि इसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अपनी समझ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये फैक्चुअल सवाल होते हैं। तो किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में व विभिन्न विषयों के संबंध में अपने संज्ञान का ज्ञान प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान होता है, इसे मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहते हैं। तो इस थ्योरी को एंडरसन एवं क्रेथवॉल ने दिया था। किसने दिया था? एंडरसन एवं क्रेथवॉल। क्रेथवॉल ने ब्लूम के साथ काम किया था और इन्होंने आगे चल कर के ब्लूम की थ्योरी में सुधार किया, संशोधन किया। और इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक मिल गए, एंडरसन। इन दोनों ने मिलकर के ब्लूम के थ्योरी को ही संशोधित किया और ज्ञानात्मक क्षेत्र को संशोधित करते हुए ज्ञान के 4 प्रकार बताए। ठीक है, ब्लूम ने 3 क्षेत्र बताए थे और इन दोनों ने मिलकर के 2001 ईस्वी में 4 क्षेत्र बताए। और ब्लूम ने जो थ्योरी दी थी वो 1956 ईस्वी में दी थी। तो ब्लूम के क्रेथवॉल वहाँ सहायक थे, असिस्टेंट थे, और यहाँ पर ये प्रमुख भूमिका में आ गए एंडरसन के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने तथ्यात्मक ज्ञान, संकल्पनात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान और प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान, ये 4 प्रकार इन्होंने ज्ञान के बताए। और यह भी जो है वो सरलतम से जटिलतम की
सीमा में चलता है। तथ्यात्मक ज्ञान जो है वो सबसे सरल है। जब हम किसी फैक्ट को याद कर लेते हैं तो वो हमारे पास तथ्यात्मक ज्ञान होता है। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं तो वो संकल्पनात्मक ज्ञान हो जाता है, कंसेप्चुअल नॉलेज हो जाता है। और जब हम किसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने दैनिक लाइफ में या किसी समस्या को सुलझाते हैं तो वो प्रोसीजरल नॉलेज कहलाता है, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। और मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो नॉलेज का सबसे हाई लेवल है, सबसे जटिल स्तर होता है। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो आत्मचिंतन से आता है। जैसे स्वामी विवेकानंद और जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने अपने चिंतन के बल पे कुछ ऐसा ज्ञान हासिल किया जिससे वे महान बने, तो वो प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान होता है, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज कहलाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है, बेसिक नीड क्या है। शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। तो इन 4 ऑप्शन में से क्या लगता है आपको कि शिक्षक जो व्यक्ति बनना चाहता है उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे बेसिक, आधारभूत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक है शिक्षण का स्तर और दूसरा है मुख्य प्रस्तावक। देखिए, शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर और विचारशील स्तर। और इन तीनों स्तर के प्रस्तावक हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक जो शिक्षाविद हुए जिन्होंने इन 3 स्तर को बताया, इन 3 चरणों को बताया है। तो आपको यहाँ पे मिलान करना है कि कौन किससे मिलेगा, यानी कि किसने कौन से सिद्धांत को दिया है। स्मृति स्तर को किसने दिया है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट। तो स्मृति स्तर किसने दिया है, ग्रहण शक्ति स्तर किसने दिया है, विचारशील स्तर किसने दिया है। और यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। इन 4 ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर पहला ही है, यानी कि पहला जो स्तर है स्मृति स्तर, इसके प्रस्तावक हर्बर्ट हैं, ग्रहण शक्ति स्तर के मॉरिसन हैं और विचारशील स्तर के हंट हैं। ठीक है, इसके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारियाँ इस प्रकार से हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं। पहला स्मृति स्तर है, इसके प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। यह तथ्यों को कंठस्थ करने और अभ्यास करने पर आधारित होता है। दूसरा है ग्रहण शक्ति या अवबोध स्तर, इसके प्रस्तावक मॉरिसन है। यह तथ्यों को याद रखने के साथ साथ उन्हें समझने पर आधारित है। यदि आप तथ्य को याद रखते हैं, साथ ही उसकी समझ अपने अंदर रखते हैं, तो आप ग्रहण शक्ति स्तर में हैं। और तीसरा है विचारशील या चिंतन स्तर, और इसके प्रस्तावक हंट हैं। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर होता है। स्मृति एवं ग्रहण शक्ति दोनों इसके आधार होते हैं। ठीक है, स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति स्तर अगर अच्छा है ना, कहते हैं कि जब नींव अच्छी होती है तो मंजिल, ऊपर की जो मंजिल होती है वह भी मजबूत बनती है। तो उसी प्रकार से यदि स्मृति स्तर और ग्रहण शक्ति या अवबोध स्तर किसी छात्र का अच्छा होगा तो उसका विचारशील या चिंतन स्तर भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से शिक्षण के 3 स्तर हैं। अब आपके सामने 11वां सवाल है, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा और मूल्यांकन। तो पिछले ही प्रश्नों में इस टॉपिक को क्लियर कर लिया गया था। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के 6 स्तर हैं। सबसे बेसिक स्तर ज्ञान है, नॉलेज। उसके बाद ऊपर चढ़ते चढ़ते सबसे जो जटिलतम स्तर होता है, सबसे उच्चतम स्तर, वो है मूल्यांकन का। तो यहाँ पे 11वें सवाल का आंसर मूल्यांकन होगा। ब्लूम के ज्ञान के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर मूल्यांकन है।